हाय, आज की क्लास में हम समझेंगे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम। तो जिसका नाम से समझ में आ रहा है कि जिस प्रोसेस का जॉब और सीपीयू टाइम और बर्स्ट टाइम शॉर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करते हैं। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम को हम दो मोड में डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका नॉन प्रीम्प्टिव मोड और दूसरा आता है आपका प्रीम्प्टिव मोड। नॉन प्रीम्प्टिव मोड को हम बाय डिफॉल्ट शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम ऐसे लेके चलते हैं और प्रीम्प्टिव मोड को हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एज एल्गोरिदम लेके चलते हैं। नॉन प्रीम्प्टिव मोड मतलब होता है कि एक बार हम किसी प्रोसेस को सीपीयू में असाइन कर देते हैं, तो जब तक कि उसका टास्क और जॉब फिनिश नहीं होता तब तक कि उसे कोई दूसरा प्रोसेस प्रीम्प्ट नहीं करता, तो उसे हम नॉन प्रीम्प्टिव मोड कहते हैं। प्रीम्प्टिव मोड जस्ट इसका नॉन प्रीम्प्टिव का अपोजिट होता है। इसमें हम किसी भी प्रोसेस को प्रीम्प्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर बर्स्ट टाइम। तो आज हम समझेंगे इन दोनों नॉन प्रीम्प्टिव मोड और प्रीम्प्टिव मोड को एग्जाम्पल के माध्यम से। दोनों में हमने सेम एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोसेस है और राइट टाइम भी सेम है और बर्स्ट टाइम भी प्रोसेस है। हमें इसे वेरियस पैरामीटर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट होता है और इफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं नॉन प्रीम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम को। तो यहाँ हमें 4 प्रोसेस दिया और राइट टाइम दिया, बर्स्ट टाइम दिया है। अब ड्रॉ करेंगे हम गैंट चार्ट। तो सबसे पहले हमारा देखेंगे यहाँ पे बर्स्ट टाइम तो P3 का है, लेकिन यहाँ पे P1 को लेंगे क्योंकि राइट टाइम किसका 0 ही है, तो 0 से चालू होगा, तो 0 से चालू हुआ तो P1 आया। P1 आएगा, P1 अपना वर्क पूरा कंप्लीट, क्योंकि एक बार यहाँ पे असाइन हो गया तो जब तक उसका जॉब कंप्लीट नहीं होता तब तक उसे कोई प्रिम्प्ट नहीं करेगा। तो पूरा 7 यूनिट ऑफ टाइम से तक वो अपना जॉब को करेगा। उसके बाद में आएगा आपका, उसके बाद हम देखेंगे बर्स्ट टाइम किसका शॉर्ट है। तो बर्स्ट टाइम किसका शॉर्ट है, P3 का। P3 फिर आएगा, तो ये अपने 1 यूनिट ऑफ टाइम में वर्क को फिनिश करेगा। उसके बाद में कौन आएगा, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि दोनों P2 और P4 दोनों का जॉब सेम है, दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है। तो इस कंडीशन में हम FCFS एल्गोरिदम को लगाएंगे, मतलब जो प्रोसेस पहले आएगा उस प्रोसेस को हम पहले शेड्यूल करेंगे। पहले कौन आया, P2, तो P2 का कितना यूनिट ऑफ टाइम है, तो P2 को लेंगे। P2 4 यूनिट तक कंप्लीट का 12 हो गया। उसके बाद में आपका P4 आएगा, फिनिश्ड करेगा अपने जॉब को। P4 फिनिश्ड करेगा एक 16 यूनिट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। अब इसके बेसिस पे हम कंप्लीशन टाइम को दिखाएंगे। तो कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, इन सब टाइम को मैंने एक लेक्चर में डिस्कस कर दिया। उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दूंगा मैं, उसमें आप जा करके देख लेना और समझ लेना। कंप्लीशन टाइम मीन्स अ टाइम एट विच प्रोसेस गेट कंप्लीट और फिनिश्ड। तो P1 का फिनिश टाइम क्या है, 7, P2 का 12, P3 का 8, P4 का 16। टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोसेस टू कंप्लीट, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम को हम क्या कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा आपका 7, ये होगा आपका 10, 4, 11, टोटल कितना हो गया 32। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मीन्स टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कितना होगा 16। रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम मीन्स अ टाइम एट विच प्रोसेस गेट फर्स्ट शेड्यूल। वो टाइम जिसमें प्रोसेस फर्स्ट टाइम शेड्यूल होगा और सीपीयू में साइन होगा, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं आप फर्स्ट टाइम शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। तो हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट टाइम कब शेड्यूल हुआ, P1, तो P1 हुआ 0 पे, तो 0 हो गया, 0 माइनस 0। उसके बाद में P2 फर्स्ट टाइम शेड्यूल हुआ 8 पे, 8 माइनस 4 क्या हो, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 क्या हो गया 6, है ना, रॉयल टाइम है ना। 8 पे फर्स्ट शेड्यूल हुआ, उसके 8 में, ठीक है। उसके बाद में P3 का कब शेड्यूल हुआ, 7 पे फर्स्ट टाइम, तो P3 का रॉयल टाइम कितना, तो ये आ जाएगा आपका 3। उसके बाद में आपका P4 तो 12, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है,
तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टाइम टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो 32 नंबर ऑफ प्रोसेस कितने, 4, तो क्या 8 मिली सेकेंड। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम टाइम को मिली सेकेंड में लेके चलेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे, टोटल सम ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, तो 400, तो ये होगा 4 मिली सेकेंड। तो ये हुआ आपका नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में हमने वेरियस पैरामीटर्स को कैलकुलेट किए और समझे। अब सेम पैरामीटर्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और गैंट चार्ट ड्रॉ करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेस को प्रिम्प्ट करेंगे, छीनेंगे। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर सकता है बेस्ड ऑन देयर बर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे P1 आएगा 0 पे और 2 यूनिट ऑफ टाइम पे वो वर्क करेगा। 2 यूनिट के बाद पे P2 आएगा, क्योंकि अब 2 यूनिट कर लेगा तो ये इसके पास बच जाएगा 5 यूनिट ऑफ टाइम और इसके बाद 4। तो भाई छोटा कौन है, यहाँ पे P2 है ना। P3 का भी अराइवल टाइम, P3 अभी आया नहीं, उसका आने का टाइम अभी बचा है 4 यूनिट ऑफ टाइम में वो आएगा, तो हम P3 को अभी लेंगे नहीं, ठीक है। अभी समझो वो सोया हुआ है, ठीक है, स्लिप मोड में है। उसके बाद में P2 आया, P2 ने 4 तक ही फिनिश किया, उसके बाद में उसके बाद पहुँच गया 2। अब हम कंपेयर करेंगे तो P3 छोटा है तो P3 शेड्यूल होगा, मतलब वो रिज्यूम होगा, मतलब फिर से जाग जाएगा, फिर P3 शेड्यूल करेगा अपने जॉब को। तो ये हुआ आपका 5 यूनिट ऑफ टाइम में वो अपनी जॉब को कंप्लीट किया। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि कौन सा जॉब छोटा है, तो हम देखेंगे फिर P2 आया, फिर P2 फिर से आएगा, फिर P2 को हम शेड्यूल करेंगे, है ना। ये P3 है, P2 को फर्स्ट शेड्यूल करेंगे तो फिर 7 यूनिट ऑफ टाइम में अपने वर्क को वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद में हम देखेंगे फिर कौन आएगा, तो फिर P4 आएगा। तो P4 आएगा कितने यूनिट ऑफ टाइम, 4 के लिए, तो 11 यूनिट ऑफ टाइम में वो अपने वर्क को कंप्लीट कर देगा। उसके बाद में फिर P1 आएगा, फिर वो अपने टोटल 16 यूनिट ऑफ टाइम से वो फिनिश कर लेगा अपने जॉब को। तो इस तरीके से हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। अब इसके बेसिस पे कंप्लीशन टाइम देखते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या हुआ, P1 का कंप्लीशन टाइम 16 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है ना। P2 कहाँ पे फिनिश्ड हुआ, P2 फिनिश्ड हुआ 7 पे। P3 कहाँ पे फिनिश्ड हुआ, P3 फिनिश्ड हुआ आपका 5 पे। और P4 कहाँ पे फिनिश्ड हुआ, 11 पे, है ना। अब हम इसके बेसिस पे टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, 16 माइनस 0, 16 मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराउंड टाइम, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, है ना। टोटल कितने होंगे, 28। उसके बाद में वेटिंग टाइम को क्या कहेंगे हम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम कितना हुआ, 16 माइनस 7, तो हम कर लेंगे इसमें कितना हो गया आपका 9, उसके बाद में 1, उसके बाद में 0, उसके बाद में 2। तो ये हुआ आपका वेटिंग टाइम। उसके बाद में हम रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो रिस्पॉन्स टाइम मतलब फर्स्ट टाइम शेड्यूल माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट टाइम 0 में आया था ये, तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा। P2 2 में आया था तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में P3 फर्स्ट टाइम 4 पे आया तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। फिर P4 तो P4 7 और 2। तो देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है ना। यहाँ पे आप रिस्पॉन्स टाइम को देखिए, यहाँ पे तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव सिस्टम बोल सकते हैं P2 को। तो ये हुआ। अब इसके बेसिस पे हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करते हैं और एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल हुआ 28 और इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो होगा आपका 12, यहाँ पे हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे होगा 12 डिवाइडेड बाय 4, हो जाएगा 7 मिली सेकेंड और हो जाएगा 3 मिली सेकेंड। तो देखिए इस एल्गोरिथम में हम कंपेयर करते हैं दोनों को, तो दोनों में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8 मिली सेकेंड है और यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना है, 7 मिली सेकेंड है। तो हमारा बेटर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम किसको कहेंगे, प्रिमिटिव मोड को। तो इसमें हाई थ्रूपुट मिल जाता है। हाई थ्रूपुट मीन्स यहाँ पे थ्रूपुट मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट टाइम, मतलब जितने बार प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उतना ही हमें थ्रूपुट हाई मिलता है।
तो हम कोई भी सिस्टम को बनाते हैं और किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे हम दो चीज पॉइंट को कंसिडर करते हुए चलते हैं। पहला आता है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन मीन्स कि कितना हम सीपीयू को यूज़ करते हैं, मतलब मैक्सिमम जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सीपीयू को बिजी रखना। दूसरा होता है थ्रूपुट। अब यहाँ पे देखो ये वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम इसका 4 मिली सेकेंड है, इसका एवरेज वेटिंग टाइम 3 मिली सेकेंड है। तो यहाँ पे हम हमारा जितना वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कम हो उतना हमारे लिए सिस्टम बेटर कहलाता है ना। तो ये हुआ हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम के दो मोड की डिफरेंस, जिसे हम कंपेयर किया अलग अलग पैरामीटर के थ्रू, है ना। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं। तो सबसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम को हम एडवांटेज मतलब देखते हैं। तो ये इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बेटर है, थ्रूपुट भी बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम को जानना और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते और डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, है ना। तो क्या फ़ायदा इस टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को समझने का, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को, जिसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ सम अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम, जिसमें अप्रॉक्सीमेट किया गया है, एजिंग हो गया, है ना, डायनेमिक टाइप में। तो उसे हम आगे की क्लास में समझेंगे और जानेंगे। तो ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुआ। तो एक बार हम फिर से सम अप कर देते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या हमने समझे आज। तो आज हमने सबसे पहले देखे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम, जिसके दो मोड होते हैं और इसे बर्स्ट टाइम और सीपीयू टाइम क्राइटेरिया पे वर्क करता है। दो मोड पे वर्क करता है, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव जिसमें हम प्रोसेस को एक बार असाइन करते हैं सीपीयू में तो दोबारा उसको ले नहीं सकते, है ना, जब तक कि उसका काम कंप्लीट नहीं होता। प्रिमिटिव में मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रिम्ट कर सकता है बेस्ड ऑन देयर बर्स्ट टाइम। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को कंपेयर किए। तो कंपेयर करने के बाद पता चला कि इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है प्रिमिटिव का, प्लस एवरेज टर्न अराउंड टाइम बेटर है और वेटिंग टाइम भी, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कम मिलता है उतना ज़्यादा सिस्टम बेटर कहलाता है। यहाँ पे देखिए कंपेयर किए हमने तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम एवरेज वेटिंग टाइम हमें ज़्यादा मिला एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये हमने आज सम अप किया। एडवांटेज में हमने समझे कि इसका थ्रूपुट सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ही बेटर है एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिदम लाइक एफसीएफएस एल्गोरिदम हो गया आपका, है ना, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम हो गया। इन सब एल्गोरिदम से ये बेटर है। उसके बाद में हमने एक डिसएडवांटेज भी देखा कि इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट बोल सकते हो। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे आगे की क्लास में विद द हेल्प ऑफ सम अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम, जिसमें लाइक एजिंग हो गया, है ना, डायनेमिक टाइप में। तो उन सबको हम आगे की क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।